नमस्कार साथियों, आज से हम एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीए थर्ड ईयर, बेसिकली बीए नहीं बल्कि बीए, बीकॉम और बीएससी, इन तीनों के ही थर्ड ईयर वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत दोस्तों एक नया सब्जेक्ट व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, जिसमें हम कुल मिलाकर के 8 सेशन लेंगे, 8 लेक्चर होंगे और 8 लेक्चर में आपकी यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट थर्ड तक के जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिकों से रिलेटेड एटलीस्ट कहें कि कम से कम जो है 250 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 250 एमसीक्यू वो क्वेश्चन होंगे जिनकी एग्जाम में आने की संभावनाएं मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम होगी, और कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेशन हुआ है, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और चूंकि दोस्तों क्लासेस में कल से स्टार्ट करता, उससे मैंने सोचा कि आज से ही क्लास स्टार्ट कर दे, क्योंकि टाइम तो निकल चुका था। डेली क्लासेस का जो टाइम रहेगा ना, ये 6 PM ही रहने वाला है, ठीक है ना। 6 PM टाइम रहेगा क्लासेस का। डेली क्लास आपको अब डेली से 6 PM को ही मिला करेगी। आज किसी कारण से थोड़ा सा क्लास लेट चल रही है, लेकिन कल से क्लास को पूरा टाइम पे ही जो है मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आई होप कि आप पूरी स्टोरी समझ चुके हैं, ठीक है ना। बीए थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है आपका व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण नाम से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग्स के नाम से है। तो इस सेशन में दोस्तों चूंकि टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर ही हम डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक है आपके, मैं सिलेबस आपको आगे डिस्कस करवाने वाला हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इस पूरी सीरीज में चलने वाले हैं। कुल मिलाकर के 8 सेशन होंगे। कैसे कैसे होंगे, कौन कौन सी यूनिट लेंगे, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करें उससे पहले जो भी मेरे दोस्त पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको बता दूं कि फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों हमने बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के में भी बीए फर्स्ट और सेकेंड तो पूरी तरह से फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह कंप्लीट करवा दिया गया है। इसके अलावा थर्ड ईयर में हिंदी और इंग्लिश हम पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी सेशनों को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए विशेष कि बीए के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे वो इकोनॉमी के हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट जो है हमारे द्वारा इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिन्हें आप आसानी से जाकर के प्लेलिस्ट में निःशुल्क रूप से देख सकते हैं। सभी सेशन टॉपिक वाइज टॉपिक, सभी लेक्चर टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे आपको और कंप्लीट मिलेंगे, है ना। डिटेल क्लासेस मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उसके नोट्स भी जो है उन्हीं की लेक्चर की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें सिलेबस की, तो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इन सभी को, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में ये सभी टॉपिक आपके इंक्लूड होते हैं। इन सभी टॉपिकों पर दोस्तों हम मात्र 2 लेक्चर लेंगे, 2 पार्ट में सेशन आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम इन सभी टॉपिकों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, वस्तुनिष्ठ प्रकृति में, उनको हम इन 2 लेक्चरों में लेकर के आ जाएंगे। उसके बाद में यूनिट सेकेंड की अगर बात करें तो यूनिट सेकेंड में भी 2 भाग आने वाले हैं, आपके 2 पार्ट आएंगे, ठीक है ना। यूनिट सेकेंड में भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4। उसी तरह से यूनिट थर्ड में पार्ट 5, 6, 7 और 8, 4 लेक्चर या 4 पार्ट आपकी यूनिट थर्ड में आएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 8 लेक्चरों के माध्यम से, 8 लेक्चरों के माध्यम से हम इस पूरी सीरीज को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी सीरीज होने वाली है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी और टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा आपका। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करूं उससे पहले कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बार बार कमेंट भी करते हैं और कमेंट कर भी रहे हैं कि सर एग्जाम हो चुके हैं उसके बाद आप इसको ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए हैं थर्ड ईयर में, बाकी यूनिवर्सिटियां अभी वेट कर रही है, उनका एग्जाम अभी होने वाला है, ठीक है ना। तो जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, लेकिन अभी जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, जिनके एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। वो चूंकि प्रयास हम लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण बस सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए कंटिन्यू भी चल रहा है। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट यूनिट अभी हमारी चल रही है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में फर्स्ट यूनिट चलेगी, ठीक है ना। तो पार्ट 1 पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 का पहला टॉपिक लेते हैं। वहां पे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा का जो पर्सनालिटी वर्ड है, शब्द है, यह लैटिन भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, यह पूछा जा रहा है। जब आप इसको विस्तार से पढ़ते हो ना, तब आप उसमें देखते हो कि लैटिन भाषा
के लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सनालिटी की। तो लैटिन भाषा में भी एक शब्द है जिससे पर्सनालिटी शब्द बिल्डअप हुआ है, बना है। तो कौन सा है? पर्सोना या सोना या फिर पर्सोना कोकिला। कौन सा वर्ड है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर आपका ऑप्शन बा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, पर्सोना। तो लैटिन भाषा का जो पर्सोना वर्ड है उसी से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, है ना, मुखौटा। नाटक में अपनी भूमिका निभाते हुए अभिनेताओं द्वारा पहना जाने वाला मुखौटा ही जो है इसका अर्थ होता है पर्सोना का। क्लियर है? तो इसी पर्सोना से, इस मुखौटा से ही पर्सनालिटी शब्द डेवलप हुआ है। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में व्यक्ति किस पर आधारित होता है? आधुनिक काल में अर्थात कि वर्तमान में व्यक्ति कंप्लीटली आधारित किस पर निर्भर होता है, किस पर आधारित होता है? मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किस पर आधारित होकर के किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, शारीरिक रचना के हिसाब से, कौन लंबा है, मोटा है, छोटा है, जैसा भी है ना। तो क्या शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग या शारीरिक संरचना के आधार पर उस व्यक्ति का आकलन किया जाता है वर्तमान में, या फिर सर्वांगीण विकास के आधार पर, या फिर दोनों पर, या दोनों में से कोई नहीं? तो एग्जैक्टली दोस्तों हम कह सकते हैं कि शारीरिक रचना से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व आधारित होता है वर्तमान समय में। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन ने कितने भागों में बांटा है? पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के आधार पर, या कहें कि उसके व्यक्तित्व को, माफ कीजिएगा, उसके व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना, ध्यान दीजिएगा ये आधार जो है ना, ये अलग अलग फॉर्मेट में आने वाले हैं। कोई सामाजिक संरचना पूछ लेगा, कोई शारीरिक संरचना पूछ लेगा, कोई व्यक्तित्व संरचना पूछ लेगा, तो ये अलग अलग फॉर्मेट में आने वाले। तो इनका नाम सहित याद रखिएगा। शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन साहब ने इनको वर्गीकृत किया है, इसके व्यक्तित्व को। एक मानव के व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना मतलब शरीर की बनावट के आधार पर शेल्डन साहब ने इसको जो है कुछ भागों में बांटा है। तो पूछा जा रहा है कितने भागों में बांटा है? तो बताइए, ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो मैं आपको बता दूं, शेल्डन साहब ने 3 भागों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाया है शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना के आधार पर कौन से तीन वो व्यक्तित्व है, या 3 कौन से आधार है दोस्तों? तो स्थूलकाय, मध्यकाय और लंबकाय। इन 3 आधारों पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है ना? स्थूलकाय का मतलब होता है एक मोटे शरीर वाला व्यक्ति। मध्यम काय समझ लीजिए, जैसे एक मध्यम शरीर वाला व्यक्ति, ना ज्यादा हेल्दी है, ना ज्यादा दुबला पतला है, और ना ही ज्यादा उसकी हाइट है, मतलब मध्य व्यक्ति है। और एक लंब काय जो हाइट में कुछ ज्यादा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, अब देखिए यहां पर, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझना, बारीकी से पढ़ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? व्यक्तित्व को, एक मनुष्य के व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? किसके अनुसार? भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। ऑप्शन है 3, 4, 7 या 9। तो यहां भी दोस्तों एग्जैक्टली आंसर 3 ही होगा। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भी किसी भी मानव के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है वो? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इन तीनों मुखियों को हम अंदर पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर एक एक चीज को हम यहाँ पर क्लेरिफाई करने लगेंगे ना, तो दोस्तों सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हमें आज के सेशन में डिस्कस करना है, थोड़ा स्पीड से भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह गुण जो मनुष्य को अपने माता पिता अथवा पूर्वजों से मिलता है, वह क्या कहलाता है? ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर उसका उसमें छुपा होता है, और आपको पहले से ज्ञान है, सब जानते हैं अच्छे से कि माता पिता और पूर्वजों से जो मनुष्य को जो गुण मिलता है वह गुण क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, वातावरण कहलाता है, मनोवैज्ञानिक कारण कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है, या फिर उपर्युक्त तो सभी कहलाते हैं। तो आप भली बात ही जानते हैं, उसमें कुछ भी समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वंशानुक्रम कहलाते हैं। ठीक है ना? वंशानुक्रम, जो वंश के आधार पर जो उसको गुण या जीन्स जो प्राप्त होते हैं उसी को हम वंशानुक्रम
कालानुक्रम कहते हैं। क्लियर है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, ये पूछा गया। मनोविश्लेषणवाद के फ्राइड साहब है, मार्शल है, अल्बर्ट आइंस्टीन है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड साहब जो है इनका पूरा नाम है सिगिस्मंड शोलो फ्राइड। अब ये थोड़ा नाम भी थोड़े ऐसे ही रहते हैं दोस्तों, सब ये जो है यूरोप के विद्वान है ना, यूरोप के विद्वान है। इनके नाम पूरे नाम इसीलिए बुकों में भी नहीं मिलते हैं क्योंकि यार सभी कंफ्यूज होते हैं, नाम भी थोड़े। सिगिस्मंड सोलो फ्राइड, तो पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, खाली फ्राइड भी आप याद रख लेंगे ना तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है पूरे नाम की। और याद रखने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों 6 मई 1856 को हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी में। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी में, बस इतना याद रखिए। और ये डिटेल में आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अलग अलग विद्वानों की थोड़ी सी डिटेल भी अगर जानेंगे ना तो इनको याद रखना, इसके ऑप्शनों को याद रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। यकीन मानिए बहुत इजी हो जाता है, रटना नहीं है। ऐसा नहीं कि रटने बैठे कि फ्राइड आपका पूरा नाम क्या है, इनका डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ ध्यान से ऑप्शन लगाते वक्त ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, अपने आप ये एग्जाम के टाइम पे अपने आप आपको याद रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके जब आप रिवीजन लगाएंगे तो रिवीजन लगाते वक्त आपकी ये जो डिटेल है, जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपकी बहुत मदद करने वाली है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्तित्व होता है एक व्यक्ति का, वह उसके व्यवहार के संपूर्ण गुण होते हैं। संपूर्ण गुण होते हैं। ये कथन किसने किया था, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा, वेलेंटाइन ने कहा, एमएनएम ने कहा, एमएन मन ने, या आरबी केटल ने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वुडवर्थ ने। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा थी व्यक्तित्व को लेकर के। वुडवर्थ साहब का जो है इनके, अगर कहां जा रहा भैया, एक सेकेंड, हाँ, वुडवर्थ का पूरा नाम है रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ। रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ, इनका जन्म जो है दोस्तों 1869 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1962 में हुई। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे हैं वुडवर्थ साहब। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन, ध्यान दीजिएगा, ये सिद्धांत भी अलग अलग सिद्धांत हैं जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। तो व्यक्तित्व पर किसी एक विद्वान ने ही सिद्धांत नहीं दिए हैं, बल्कि कई विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं। तो उन सिद्धांतों के नाम भी अलग है और उन विद्वानों के नाम भी अलग है, इसलिए विशेष रूप से नाम के साथ आप उन सिद्धांतों को याद रखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम के लिए। तो व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, पूछा जा रहा है कि किसने दिया था? एडलर ने, वाहुरा ने, या वुडवर्थ ने, या फिर युंग ने? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये युंग साहब के द्वारा दिया गया था। युंग साहब की बात करें, इनके पूरे नाम की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है कार्ल गुस्टाफ युंग। क्या है? कार्ल गुस्टाफ युंग। तो इस प्रकार के अजीबोगरीब नाम याद रखने में समस्या आ सकती है, इसलिए शॉर्ट नाम भी याद रखोगे आप, चलेगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें 1875 और जो है इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। कहाँ के थे दोस्तों? तो ये स्विट्जरलैंड के थे मनोवैज्ञानिक, और स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक और मन चिकित्सक के रूप में जो है ये प्रसिद्धि इनको हासिल हुई थी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा, शरीर मोटा, कद छोटा, चित्त आराम पसंद कैसे? आराम करना, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? पुष्टकाय में, स्थूलकाय, कृशकाय या मिश्रित काय में? तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था मैंने आपको कि जो स्थूल काय श्रेणी के जो लोग होते हैं वो शरीर में मोटे होते हैं, और जो मोटे शरीर में मोटे होते हैं, जो मोटे होते हैं दोस्तों, उनका कद थोड़ा छोटा ही होता है और उनको आराम करना बहुत पसंद होता है। ठीक है ना, उनकी डाइट फूड जो होते हैं ना बड़े ही एंटीक होते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक एग्जाम्पल के साथ कहा जा रहा है कि राजीव जो है एक खुश मिजाज व्यक्ति है, एक मिलनसार व्यक्ति है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी और अकेलापन उसे पसंद नहीं है।
उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उसे रूढ़िवादिता पसंद नहीं है, उसको अकेलापन पसंद नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अंतर्मुखी कहेंगे या बहिर्मुखी कहेंगे या उभयमुखी या स्नायु विकृति स्थिरता? याद रहे दोस्तों, इस प्रकार के व्यक्ति को हम बहिर्मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वो व्यक्ति होते हैं जो मिलनसार होते हैं, है ना। अकेलापन उनको अच्छा नहीं लगता, अकेले रहना उनकी अच्छी आदतों में नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ रहना, उनके साथ बातचीत और बहुत जल्दी दूसरों के साथ घुल मिल जाना उनको विशेष पसंद होता है। ठीक है ना। ये सभी बहिर्मुखी श्रेणी के विद्वान कह सकते हो इनको आप। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत? देखिए आ गया ना दूसरा सिद्धांत, तो व्यक्तित्व का ही सिद्धांत है ये भी। कौन सा? शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत। तो कहा यह जा रहा है कि शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत, जो हम पहले क्वेश्चन देख भी चुके हैं शेल्डन साहब का, तो इस सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? क्या गोलाकार शामिल नहीं, आयताकार, चौगाकार या लंबाकार? तो दोस्तों याद रहे, जो शेल्डन साहब का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है, इसमें ऑप्शन 7 सही आंसर होगा। चौगाकार एस्टोमार्फी जो है ये इसमें शामिल नहीं इनके सिद्धांत में, बल्कि गोलाकार, आयताकार और लंबाकार ये सभी इसमें शामिल है। ऑप्शन 7 इसका सही होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए, पूरा समझ जाएंगे आप। ये बताता है कि एक बड़ी हड्डी संरचना वाला मोटा व्यक्ति एक निवर्तमान और अधिक शिथिलकृत व्यक्तित्व रखता है। मतलब एक जो हेल्दी बॉडी वाला जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा शिथिल होता है, अपने व्यक्तित्व में शिथिल होता है, जबकि एक लंबी मांसपेशियों वाले शरीर के प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह अधिक सक्रिय होता है और आक्रामक होता है। ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने शरीर की जो संरचना होती है उसके बारे में वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। तो उन्होंने इस सिद्धांत में एक शरीर की संरचना के बारे में बताते हुए शरीर की गोलाकार, आयताकार और लंबकार ये सभी आकृतियों की चर्चा की है, सिवाय चौगाकार को छोड़ करके। क्लियर है। ऑप्शन एस का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में, ध्यान से सुनिएगा, नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नैतिक हो या नैतिकता का पालन करता हो पूर्णतः, और अपने माता पिता और समाज की हर बात को सिरोधार्य करता हो। मतलब माता पिता के नियम और समाज के नियमों के खिलाफ बिल्कुल भी ना जाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इंद, अह, पराह या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व को हम सिद्धांतिक रूप से पराह कहते हैं। कहीं परा, कहीं पराहम। पराहम भी कहा जाता है, जैसे परा भी है और पराहम भी है, ये ऊपर से ये बिंदी हट जाएगी, पराहम हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन देखिए, जो व्यक्ति के व्यवहार का नैतिक कसौटी पर मूल्यांकन करता हो, है ना। जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो व्यक्ति नैतिकता के खिलाफ ना जाता हो, जो व्यक्ति समाज के नियमों का हर हालत में जो है उनका पालन करता हो, हर हालत में पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम जो है पराहम व्यक्तित्व का व्यक्ति कहेंगे। पराहम अंश उसमें समाविष्ट है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। एग्जैक्टली व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझकर देख करके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? ये परिभाषा किसने दी थी? बैलेंटाइन ने, केटल ने, युंग ने या फिर एडलर ने? तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, ये परिभाषा जो है केटल साहब के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये केटल साहब ऐसे व्यक्तित्व है जो गूगल पे भी ढूंढने पर नहीं मिल रहा, इनका फुल फॉर्म नहीं मिल रहा मुझे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको मिल जाए तो कोशिश कीजिएगा, है ना, क्योंकि केटल मैंने काफी प्रयास किया है गूगल पे, लेकिन इनका पूरा नाम मुझे नहीं मिला है, इसलिए माफी चाहूंगा, इसकी डिटेल में आपको नहीं दे पाऊंगा। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करेंगे। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन है, ये कथन किसने दिया था? एग्जैक्टली ये कथन है। तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति का जो इतिहास है ये विधि का प्रवर्तक है, विधि का प्रवर्तक है। किसने कहा ऐसा? मुर्रे व मार्गन ने, या फिर पाइन बेंड टेंडलर ने, या गाल्टन ने, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है गाल्टन साहब हो जाएगा। ठीक है ना। गाल्टन साहब, पूरा नाम बात करें तो फ्रांसिस गैल्टन नाम है, सर फ्रांसिस गैल्टन। ये ब्रिटिश के एक व्यवहारवादी आनुवांशिक आंदोलन के प्रवर्तक रहे माने जाते हैं। ठीक है। कहां के? ब्रिटिश के। बस आप इतना याद रखिए,
ब्रिटिश नरेश हैं, ये ब्रिटिश के हैं। इनके जन्म की बात करें तो 1822 से लेकर के 1911 का जो है इनका समयकाल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक। एक व्यक्तित्व को बताने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति और महत्वाकांक्षा आदि किस प्रकार के कारक हैं, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। सामाजिक है, जैविक है, मनोवैज्ञानिक है, जन्मदाता है। तो कोई भी बच्चे से बच्चा भी बता सकता है कि यार ये जितने प्रकार के कारकों की बात कर रही ना, ये सारी बातें मनोवैज्ञानिक है, व्यक्ति के आंतरिक बॉडी से संबंधित है, ये आंतरिक गुणों से संबंधित है ये, ठीक है ना। बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा, ये सब क्या है? आंतरिक गुण होते हैं व्यक्ति के, मनोवैज्ञानिक कारक है ये। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। व्यक्तित्व की आधुनिक अवधारणा। व्यक्तित्व की आधुनिक अवधारणा क्या मतलब वर्तमान में इसको कैसे देखा जाता है, इसकी अवधारणा क्या है? अनुवांशिकता, वातावरण, समन्वय और विलक्षणता, या फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से देखा जाता है, या फिर शारीरिक और मानसिक समायोजन के रूप में देखा जाता है, या फिर गोलाकार, आयताकार और लंबाकार के रूप में। तो ये सब तो जो है बेतुके शब्द ही बेतुके ही है ना। दरअसल व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है? संभव नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ भी डिस्कस करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आइए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? क्या कहा जा रहा है? व्यक्तित्व के मापन के लिए मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए कौन सा परीक्षण है व्यक्तिनिष्ठ? ये बात याद रखिए, व्यक्तिगत तौर पे पता करना है, व्यक्तिगत रूप से मापने के लिए कौन सा परीक्षण सही है। रोरसा परीक्षण। तो ये रोरसा परीक्षण जो होता है ये इंक के माध्यम से ठप्पा लगा करके किया जाता है, और ये एक सिंगल व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, ग्रुप में भी किया जा सकता है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है शब्द साहचर्य परीक्षण। ये एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें कुछ बच्चों को या व्यक्तियों को बिठा दिया जाता है, उनको एक क्वेश्चन शीट दी जाती है, ठीक है, उनसे स्पीड से उनका आंसर लिए जाते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें शीट में दिए जाते हैं। तो ये भी नहीं है। सिमेटिक अपरसेप्शन परीक्षण, ये भी नहीं है, बल्कि ये जीवन कथा परीक्षण मतलब कि बायोग्राफी, किसी व्यक्ति की बायोग्राफी, ठीक है ना। उस बायोग्राफी में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की पूरी कहानी होनी चाहिए, उसी के माध्यम से हम एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो अगर वर्तमान में हम बात करें तो किस विद्वान का जो वर्गीकरण किया है उन्होंने व्यक्तित्व का, वह किस विद्वान का वर्गीकरण आज सबसे ज्यादा प्रचलित है? स्प्रेंगर का, हिप्पोक्रेट्स का, शेल्डन का या यूंग का? तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें वर्तमान में भी, ये भी मैंने क्यों शब्द यूज किया अभी पता चल जाएगा आपको। वर्तमान में भी जो है अगर व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात आती है तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रचलित है ना वो यूंग साहब का जो वर्गीकरण है ये आज भी प्रचलित है और काफी प्रचलित रहा है। इन्होंने बहुत ही सटीक रूप से जो है व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने में उनका जो है अन्य मनोवैज्ञानिकों का सहयोग किया है। इनका पूरा नाम है कार्ल गुस्ताफ यूंग साहब, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक रहे हैं, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत कहां से होती है? एग्जैक्टली कहां से? पड़ोस से होती है क्या? परिवार से होती है ना, परिवार से होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्हाट क्वेश्चन मार्क किस में है? एक व्यक्तित्व में और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि में और क्वेश्चन मार्क अध्ययन में, व्यवहार में, संलग्नता में या समायोजन में है। इसका राइट आंसर होगा आपका व्यवहार। तो व्यक्तित्व और बुद्धि में उसी प्रकार का समायोजन कहें कि संबंध पाया जाता है जो बुद्धि में और व्यवहार में पाया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाला विद्वान। बुद्धि के आधार पर
व्यक्तित्व का विभाजन करने वाला विद्वान कौन है? बिने, हार्वर्ड। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ गए आप लोग, है ना। ये अलग अलग विभाजन के आधार, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि व्यक्तित्व का विभाजन करने के जो आधार है अलग अलग विद्वान अलग अलग बताएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए कहता है बिने साहब, या ऑप्शन बी कहता है हार्वर्ड, गार्डनर, या फिर टर्मन, या फिर केली। इसका राइट आंसर होगा टर्मन साहब। क्या? टर्मन। पूरा नाम भी देख लीजिए, लुइस मेडिसन टर्मन इनका पूरा नाम है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है जो कि 1877 से 1956 तक इनका समयकाल रहता है। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? प्रथम प्रश्न होना चाहिए था ये, है ना। सबसे पहले व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? ये मेरे पीछे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप, है ना। तो एक लेटर लेकर के खड़े हुए हैं और काफी प्राचीन मूर्ति दिख रही है, पिक्चर भी रही है, एक मूर्ति की पिक्चर है ये, काफी समय पुराने। ये कहें कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, किसने किया था दोस्तों? आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हिप्पोक्रेट्स ने किया था। क्या? किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इनकी डिटेल भी मैं लेकर आया हूं। इनका पूरा नाम है हिप्पोक्रेट्स, या इनको बुकरात के नाम से भी, सुकरात नहीं बुकरात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें हिप्पोक्रेट्स या बुकरात दोनों ही नाम इसमें ऑप्शन में आप मिल सकते हैं आपको। ये प्राचीन यूनानी विद्वान, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये रहे हैं यूनानी विद्वान, उसी प्रकार से बुकरात या हिप्पोक्रेट्स भी एक यूनानी विद्वान थे, जिन्होंने 460 ईसा पूर्व में जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था उन्होंने सबसे पहले, 460 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 460 ईसा पूर्व मतलब समझ रहे ना। अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 पहले पीछे जाइए, 0 पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद में 460 और आगे जाइए माइनस में। उस समय में इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत कर चुके थे। जो हाथ में लेटर लेके खड़े हुए ना, हाथ में लेटर लेके खड़े हुए, इस प्रकार से वर्गीकरण ये कर चुके थे। ठीक है, कहां? तो ये बस इतना याद रखिएगा, ग्रीस, आप लोग बस याद रख लीजिएगा, यूनान में ग्रीस के ये रहने वाले थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी एक समग्र व्यक्तित्व की व्यापक विशेषता है? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? ऑप्शन ए मित्रता और संबंध, या आज्ञा पालन करना या नियमों का पालन करना, या फिर सामाजिकता और समायोजन, या सहयोग और ज्ञान। याद रखिएगा, इसमें सामाजिकता और समायोजन आपका राइट ऑप्शन होगा। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक जो है आप सामाजिकता में और समायोजन में देख सकते हैं। सामाजिकता में मतलब समाज के अन्य लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, सामाजिकता का कैसे पालन करता है वो। समायोजन मतलब ये कि समाज में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों को भी वो कैसे समायोजित करके चलता है, कैसे अपने साथ लेकर के चलता है। ऑप्शन 7 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब जिस व्यक्ति को एकांत पसंद हो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्मुखी कहते हैं, बहिर्मुखी कहते हैं, या उभयमुखी कहते हैं, या शून्यमुखी कहते हैं दोस्तों, है ना। बहिर्मुखी हमने देखा था ना, क्या था? प्रसन्नचित्त, मिलनसार, जो अकेला रहना पसंद ना करता उसको हम बहिर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो जिसे अकेलापन ज्यादा पसंद हो। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन आप लोगों के रिवीजन के लिए है, ताकि आप आगे चल करके भूले नहीं, जब नोट डाउनलोड करेंगे तो आप इसको जो है पढ़ते रहिएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता हो, एनालाइज किया जा सकता हो। क्या हो सकती है वो? प्रश्नावली हो सकती है, निर्धारण मापनी हो सकती है, वैयक्तिक अध्ययन हो सकता है, या क्या कहेंगे उसको? प्रक्षेपण कहेंगे। तो नहीं, आप सभी इसका राइट आंसर दे सकते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन करके ही हम उस व्यक्ति के जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों, भावनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। ऑप्शन सा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जैविक निर्धारक क्या कहा जा रहा है? कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है?
जन्मक्रम है, आनुवांशिक प्रभाव है, सामाजिक आर्थिक स्तर है या आकांक्षा संयंत्र है। तो याद रहे दोस्तों, जैविक निर्धारक की अगर हम बात करते हैं तो वो आनुवांशिक प्रभाव ही होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि डीएनए की ये पूरी कहानी होती है। डीएनए की पूरी कहानी होती है जो उसे आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है अपने पूर्वजों से। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व विशेषता है? निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता में व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है? बुद्धि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता या फिर संवेग? तो दोस्तों सृजनात्मकता जो है यहाँ पर व्यक्तित्व की विशेषता होती है, बुद्धि अभिप्रेरणा नहीं, सृजनात्मकता व्यक्तित्व की। क्योंकि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति अपने आप का डेवलप करता है, और डेवलप कैसे करेगा? वो जिसमें जितनी सृजनात्मकता होगी उस आधार पर वह अपने व्यक्तित्व का डेवलपमेंट कर लेगा, विकास करेगा। ठीक है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी आत्मनियंत्रण के लिए, किसके लिए? आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आत्म अनुदेश, अपने व्यवहार का प्रेक्षण, आत्म प्रबलन या उपर्युक्त सभी। तो एग्जैक्टली दोस्तों ये जो तीनों ही आप देख रहे हैं, आत्म अनुदेश मतलब अपनी आत्मा को अनुदेश देना, व्यवहार का प्रेक्षण करना, और आत्म प्रबलन आत्मिक रूप से जो है मजबूत होना, ये सभी जो है आत्म नियंत्रण के कारक कहे जा सकते हैं या मनोवैज्ञानिक तकनीक कही जा सकती है। और इनको एक ही शब्द में लिपेटे, एक शब्द में अगर इसको देखें तो इसको हम कहेंगे आत्ममंथन। क्या कहेंगे? आत्ममंथन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है, 2 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पहले भी ये प्रश्न आप देख चुके हैं, पराहम। ठीक है ना, पराहम। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, जो नैतिकता और समाज दोनों का संतुलन बनाए रखे और दोनों में से किसी के भी नियमों का उल्लंघन ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पराहम कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया कितने प्रमुख पहलुओं में होती है? व्यक्तित्व विकास की जो प्रक्रिया होती है कितने पहलुओं से होकर के गुजरती है? 1 2 3 4 से दोस्तों एग्जैक्टली 4 पहलुओं से होकर के गुजरती है। वो 4 पहलू है शारीरिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास। तो इस प्रकार से आज हमने दोस्तों 30 क्वेश्चन इस सेशन में लगाए हैं। अगले सेशन में भी हम दोस्तों इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर के आएंगे, जैसा कि आपका इकाई वार अर्थात कि चैप्टर वाइज, आपकी यूनिट वाइज जितने क्वेश्चन हो सकते हैं टॉपिकों से रिलेटेड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसी को दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में अर्थात कि पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूं आपको कि पार्ट 1 और 2 में हम यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 और 2 में। उसी तरह से पार्ट 3 और 4 में सेकेंड यूनिट, और उसके बाद में 5 6 7 और 8 मतलब 4 पार्टों में हम यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे। इस तरह से 8 लेक्चरों के माध्यम से हमारा ये जो सीरीज है ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आप लोगों से। और जो भी नए छात्र हैं पहली बार अगर सेशन को देख रहे हैं तो उनको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, और जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा याद दिला दूं, क्योंकि भूल चुके हैं जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। और जो कंटिन्यू सेशन देखते हैं और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता भी है, तो यार ऐसा कृपया करके थोड़ा लाइक दबा दिया करें यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है और हमको भी लगता है कि काफी बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो और थोड़ा सा है ना मोटिवेशन बढ़ जाता है हम लोगों का, थोड़ा और अच्छे से लाने का प्रयास करते हैं हम लोग भी। तो पहले तो सेशन को आप लाइक कर दें अगर आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आखिरी तक बने हुए हैं मतलब आपको पसंद भी आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल भी है, लास्ट तक देख रहे हैं तो है ना, सेशन को लाइक कर दें। और इसके बाद में जो है नए स्टूडेंट हैं तो फिर से बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जहां पर डेली नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस के आते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक। आप इजीली जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। टेलीग्राम का एक ही ग्रुप है, कॉमन ग्रुप है। व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप है, जिसमें भी आप हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नोट्स और लेक्चर की लिंक सब आपको ग्रुप में ही अवेलेबल करवा दी जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।